हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल ट्यूटर जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वेव्स का एक और नया पार्ट कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। और वो है क्या? हमारा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव। अब दोनों शब्दों को पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार वेव के पर्सपेक्टिव से हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को क्या क्या समझ सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन को समझूं तो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि यार यहां पर हमारा मीडियम चेंज नहीं हो रहा होगा, एक ही मीडियम में जो है वेव पहले जा रही होगी और बाद में भी उसी मीडियम में रह रही होगी। ट्रांसमिशन की बात करूं तो ट्रांसमिशन में हमारा क्या हो रहा होगा यार? ट्रांसमिशन में ये हो रहा होगा कि इनिशियली वेव किसी मीडियम में गई, ट्रांसमिट होकर के जो चेंज आया मीडियम में, तो ट्रांसमिशन वहां होगा जब मेरा मीडियम का चेंज हो रहा होगा। इनिशियली वेव किसी एक मीडियम में है, ट्रांसमिट होकर के किसी दूसरे मीडियम में चली गई, तो जब किसी दूसरे मीडियम में जा रही है या जब मीडियम का चेंज हो रहा है, तब मैं उसको बोल रहा हूं कि यार वो मेरा ट्रांसमिशन हो रहा है, वेव का ट्रांसमिशन। जब मीडियम सेम है तो मैंने बोल दिया कि यार रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए कि यार रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, उसके लिए मैंने आपके सामने 4 चित्र बनाए। अब इन 4 चित्रों को हमें समझना है। पहला चित्र हमारा क्या बोल रहा है? पहला चित्र हमारा बोल रहा है कि यार कोई एक वेव आ रही है जिसकी इक्वेशन a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है और वो एक फिक्स्ड एंड से जाकर के भिड़ रही है। अब फिक्स्ड एंड क्या चीज हो गई? फिक्स्ड एंड एक तरीके से ये हो गया कि किसी खिड़की पर कोई जाल लगा हुआ है, तो मैंने रस्सी उधर से बांध दी और एक रस्सी मेरे हाथ में, एक पॉइंट रस्सी का मेरे हाथ में जो दूसरा एंड है। या फिर मैं इसको और अच्छे से समझना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दीवार में कील ठुकी है, उस कील पर मैंने एक एंड बांधा और एक एंड मैंने अपने हाथ पे रखा और फिर मैंने वेव चलाई, फिर मैंने बंप दिया। तो इस चीज को मैं समझ सकता हूं कि यार ये है मेरा फिक्स्ड एंड। अब मैंने मजे की बात जो गौर करी वो ये करी कि जब मैंने वेव चलाई या जब मैंने बंप बनाया, तो मुझे क्या देखा कि यार जब वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है तो वो जाती तो सीधी है, आती उल्टी है, गई तो सीधी, आई उल्टी। तो यहां पे मुझे समझ आया कि यार यहां पर फेज का चेंज हो रहा है और वो जो फेज का चेंज हो रहा है वो हो रहा है प्लस पाई से। पाई का फेज डिफरेंस या फेज चेंज मेरे को देखने को मिला जब भी वेव मेरी रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं वेव को समझने के लिए जब हमारा फ्री एंड होता है। फ्री एंड का मतलब मैं क्या समझूं? मैं ये समझ सकता हूं कि यार किसी डंडे पर एक छल्ला डाल दिया और उस छल्ले से मैंने रस्सी का एक एंड बांध दिया और एक एंड मेरे हाथ में है। अब इस चीज को समझना है तो ऐसे समझो कि जब मैं वेव को चलाऊंगा तो वो छल्ला भी मूव करेगा, वो जो मैंने छल्ला डाला है वो भी मूव करेगा। लेकिन फिक्स्ड एंड में ये चीज नहीं हो रही थी। जब मैं वेव चला रहा था तो वो कील वहीं की वहीं स्टक थी, लेकिन छल्ला मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है तो मैंने उसको नाम दे दिया फ्री एंड। अब यहां पर यह चीज गौर की गई कि यहां पे किसी प्रकार का कोई फेज चेंज नहीं हुआ, ये एकदम सिंपल रहा, कोई परेशानी नहीं आई, एकदम सिंपल रहा, किसी प्रकार का कोई फेज चेंज नहीं हुआ, एकदम सिंपल। तो यहां पे मैंने क्या देखा? मेरी इक्वेशन a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स थी, अब क्या हो गई? अब हो गई a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, क्योंकि पाई का फेज चेंज हुआ है। और प्लस के एक्स ये दर्शाता है कि इनिशियली वेव ऐसे गई थी, बाद में वेव ऐसे आई है नेगेटिव एक्स की तरफ। सेम चीज इधर है, लेकिन इधर क्योंकि कोई फेज चेंज नहीं है तो किसी प्रकार का कोई पाई वगैरह ऐड नहीं हुआ है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बाद में जो रिफ्लेक्ट होकर के आई वो आई ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एकदम सिंपल, कोई परेशानी नहीं, एकदम आसान चीज है। फिक्स्ड एंड, फ्री एंड, इस चीज को हमने समझा क्योंकि हमें आगे चल करके इसका काम आने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं मीडियम। अब मीडियम के ऊपर बात करते हैं। अब मीडियम मेरे पास हम पढ़ते हुए जा रहे हैं रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, लेकिन वेव के परस्पेक्टिव से रेयरर मीडियम में किसको बोल पा रहा हूं और डेंसर मीडियम में किसको बोल पा रहा हूं? जब भी वेव किसी मीडियम में मूव कर रही है तो अगर उसकी स्पीड उस मीडियम में ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दूसरा, तो वो रेयरर होगा। मतलब मेरी रोप जो है वो हल्की होनी चाहिए, हल्की होगी तभी उसमें स्पीड ज्यादा होगी। डेंसर की बात करूं तो वो रोप भारी है तभी उसमें स्पीड कम है। तो डेंसर मीडियम मतलब जिस मीडियम में मेरी वेव की स्पीड कम होगी, और रेयरर मतलब जिसमें मेरी वेव की स्पीड ज्यादा होगी।
ठीक है, एक बात इसी पर हम डिफरेंशिएट कर पाए मीडियम को कि भैया रेयरर वो जिसमें स्पीड ज्यादा, डेंसर वो जिसमें स्पीड कम। जैसे कि इसको देखो, ये एक मोटी रस्सी है, ये एक पतली रस्सी है, इसका म्यू जो है म्यू 1 है, मतलब हमारी लीनियर मास डेंसिटी, और इसकी बात करें तो इसकी म्यू 2 है। म्यू 1 जो है ग्रेटर देन म्यू 2 है। अगर मैं लॉजिकली सोचूं, मेरी वेलोसिटी या वेलोसिटी, वेव स्पीड जो होता था वो होता था रूट टी बाई म्यू, रूट टी बाई म्यू। अब क्योंकि आप देख लो म्यू 1 ज्यादा है, ये डेंसर है, तो स्पीड क्या हुई, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे स्पीड हुई ज्यादा, तो इसका मतलब ये रेयरर है और ये डेंसर है। हम मास पर लेंथ देख करके भी बता सकते हैं कि डेंसर है या रेयरर है, क्योंकि जो हैवी मटेरियल, हैवी रोप वो मेरे लिए डेंसर, और जो लाइट रोड वो मेरे लिए लाइट रोप वो मेरे लिए रेयर। जैसे कि हम समझ सकते हैं पतली सुतली आती है, सुतली, हम आगरा में उसको सुतली बोलते हैं, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की सुतली। और एक होती है रस्सी जो सफेद रंग की आती है, रस्सी। ठीक है, तो सुतली हो गई मेरे लिए रेयरर, और जो रस्सी हो गई, मोटा रस्सा, वो हो गया मेरे लिए डेंसर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले होंगे, यहां पर हम ये देखने वाले होंगे कि जब अलग अलग मीडियम होता है मेरी रोप का, तो वहां पर जब मैं वेव बनाता हूं तो किस तरीके से वेव का ट्रेवल हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए मुझे ये 5 चीजें समझनी है, जिसमें सबसे पहला है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज चेंज और एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये 5 चीजें मुझे समझनी है। स्पीड की बात करें तो स्पीड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम स्पीड से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया या तो रेयरर है या तो डेंसर है। अगर स्पीड ज्यादा तो मैं बता सकता हूं कि मीडियम मेरा रेयरर है, अगर स्पीड कम तो मैं बता सकता हूं कि वो डेंसर है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी तो सिंपली डिपेंड्स ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। अब मेरे हाथ के ऊपर है कि मैं भैया तेज तेज चलाना चाह रहा हूं या मैं स्लो स्लो चलाना चाह रहा हूं। फ्रीक्वेंसी तो मेरे हाथ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पर डिपेंड करती है, वो किसी फलाना डेंसर या किसी फलाना रेयरर पर डिपेंड नहीं करने वाली, वो तो डिपेंड करती है कि मेरा हाथ किस तरीके से चल रहा है। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स डिपेंडेंट है, इसीलिए किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही। इसके बाद चलते हैं वेवलेंथ पर। वेवलेंथ हम क्या जानते हैं, वेवलेंथ की वेवलेंथ तो हो गई v अपॉन एफ, मतलब कि स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, जैसे भी आप समझना चाहो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जब भी कभी मीडियम का चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। जब मीडियम का चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं आ रहा, तब वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब मीडियम का चेंज हो रहा है तब वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, और मैं ये भी कहूंगा कि तब वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, डिपेंडिंग कि वो रेयरर से डेंसर जा रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मजे की बात आती है हमारी एम्पलीट्यूड में, जिसको हम आगे देख रहे होंगे। इसके बाद आता है फेज चेंज। तो फेज चेंज तो हम समझ गए ना यार, फेज चेंज तो हम समझ गए कि जब भी कभी मुझे इस प्रकार का दिखे कि यार फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है, तब मेरा फेज चेंज होता है, तब मेरा फेज चेंज होता है, तब मेरा फेज चेंज होता है। अब इसी चीज को आगे जब मैं कंक्लूजन्स बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फेज चेंज वाला लॉजिक क्या है। अब चलते हैं एम्पलीट्यूड पर कि यार एम्पलीट्यूड में क्या चल रहा है, एम्पलीट्यूड में क्या चल रहा है, एम्पलीट्यूड में क्या चल रहा है। तो हम आए, हमने क्या करा, एक मोटी रस्सी ली और एक पतली रस्सी ली, एक लिया मोटा रस्सा, एक ली पतली सुतली, उन दोनों को बांध दिया और मैंने इनिशियली एक वेव चलाई जिसका एम्पलीट्यूड कुछ AI था। AI मतलब इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। फिर जब वो रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई, तो वो अलग अलग ब्रेक हो गई। ब्रेक होकर के जो सेम मीडियम में आया, जो रिफ्लेक्ट बैक करके सेम मीडियम में आया, वो तो आया AR, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, और जो ट्रांसमिट करके दूसरे मीडियम में चला गया वो आया AT, जिसको हमने बोल दिया ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। अब यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट चालू होता है, जो कॉन्सेप्ट लगता है यहां पे, वो ये लगता है कि भैया इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी जो है वो मेरी रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड रहने वाली है, क्योंकि एनर्जी का तो किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं हुआ है, एनर्जी तो वैसी की वैसी है, एनर्जी ना कहीं आई ना कहीं गई, तो एनर्जी तो वैसी की वैसी है। तो इनिशियली जो मैंने इंसिडेंट एनर्जी डाली वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में चली गई,
तो पावर के साथ भी वही होना चाहिए। तो मैंने इंसिडेंट पावर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड पावर प्लस ट्रांसमिटेड पावर डाला और पावर का फॉर्मूला लिखा, सिंपल। जब मैंने ये लिखा तो मुझे एक इक्वेशन मिली जो कि थी ए आई स्क्वायर वी वन इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर वी वन प्लस ए टी स्क्वायर वी टू। इसको मैंने थोड़ा इधर उधर किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग इक्वेशन आती है वो आती है ए आई प्लस ए आर इज इक्वल्स टू ए टी, और ये होती है मेरे लिए कॉमन पॉइंट के लिए। इसका पूरा डिटेल में जो समझना होगा वो हम लेक्चर में समझ रहे होंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो कॉमन पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है, चाहे मैं मोटी रॉड से देखूं चाहे मैं पतली रोप से देखूं, रॉड बोल रहा हूं, मोटी रोप से देखूं या पतली रोप से देखूं, मेरे लिए कॉमन पॉइंट आ रहा होगा। जो कॉमन पॉइंट मुझे बता रहा होगा कि भैया इंसिडेंट एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड जो है मेरा वो ट्रांसमिटेड के बराबर होगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो मुझे ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड में फॉर्मूला मिल जाएगा। वो फॉर्मूला ट्रांसमिटेड के लिए होगा 2ai v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ar जो हो जाएगा वो हो जाएगा v2 माइनस v1 ai अपॉन v1 प्लस v2। v1 और v2 क्या चीजें हैं? v1 वो है कि भैया जो मेरा डेंसर मीडियम है उसमें मेरी वेलोसिटी v1 है, और जो रेयरर मीडियम है उसमें जो वेलोसिटी है वो है v2। ठीक है, डेंसर में है v1 और रेयरर में है v2। चलिए वो दोनों फॉर्मूले मुझे याद रह जाएं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और बल्कि याद रहने चाहिए वो दोनों फॉर्मूले। अब हम बात करने वाले होंगे कंक्लूजन्स के बारे में। तो कंक्लूजन्स हमको क्या बताते हैं? सबसे पहला कंक्लूजन हम ये देखने वाले हैं कि यार v2 इक्वल टू v1, v2 इक्वल टू v1। इसका मतलब तो भैया आपका मीडियम ही सेम हो गया ना। जब v2 इक्वल टू v1 है इसका मतलब तो मीडियम ही सेम है। अगर मीडियम ही सेम है तो काहे का रिफ्लेक्शन और काहे का ट्रांसमिशन? सीधी वेव चली जाएगी। काहे की परेशानी भैया, काहे की परेशानी? जब मीडियम ही सेम है, लो बनाई वेव, चलती चली गई वेव। काहे का रिफ्लेक्शन और काहे का ट्रांसमिशन? इसीलिए मुझे ये चीज समझ में आई कि भैया देखो AT इक्वल टू AI लिख दिया, पूरा का पूरा वेव चला ही गया। तो आप इस तरीके से समझ लो कि ट्रांसमिट हुई, लेकिन जो पूरी की पूरी इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था वो पूरा का पूरा चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं क्योंकि मीडियम ही सेम है। अब देखते हैं V2 लेस देन V1, V2 लेस देन V1 मतलब कि ये जो वेलोसिटी है ये कम है और ये जो वेलोसिटी है ये ज्यादा है। ये वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये रेयरर मीडियम है। ये क्या है? रेयरर मीडियम। मतलब पतली रोप से मोटी रोप में मैं जा रहा हूं, पतली रोप से मोटी रोप में जा रहा हूं। अगर पतली रोप से मोटी रोप में जाऊंगा तो मैं बनाऊंगा वेव, और वो वेव बनाई मैंने तो भैया वहां पर मुझे देखने को मिला कि जो रिफ्लेक्शन हुआ वो फेज चेंज करके लाया, क्योंकि यहां पे AR नेगेटिव आएगा। डाल के देख लो AR नेगेटिव आएगा। और यही चीज तो यहां बताई है भैया, यही चीज तो यहां बताई है कि अगर वेव जा रही है और फिक्स्ड एंड से टकरा रही है तो यहां पर जो फिक्स्ड एंड है वो मेरे लिए डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब कि अगर वेव जाकर के किसी डेंसर मीडियम से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर फेज चेंज होता है पाई से। वहां पर फेज चेंज होता है पाई से। वही हमने देखा है भैया, देख लो, फार्मूले से भी देख लो। अब देखो तीसरा जो कि है V2 ग्रेटर देन V1 मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, मतलब कि ये डेंसर है और ये रेयरर है। डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भैया ट्रांसमिटेड जो है वो इंसिडेंट से ज्यादा है। ये जो ट्रांसमिटेड बनेगा ये इंसिडेंट से ज्यादा बनेगा। इसका लॉजिक भी यहीं से ही आता है। यहां पे हमने देखा कि भैया फेज चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब देखो ये जो छल्ला है फ्री एंड मतलब कि ये तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब किसी भी वेव के पार्टिकल को अगर हम देखें तो उसको ये चीज तो पुश कर रही है ऊपर जाने के लिए, और ये चीज खींच रही है तू नीचे आ। मतलब पीछे वाला पार्टिकल ने फेंका ऊपर, चल ऊपर जा, ये वाले पार्टिकल ने बोला चल तू नीचे आ। लेकिन इस वाले के पास कोई भी खींचने वाला नहीं है।
तो भाई साहब ये तो पूरी एनर्जी लेकर के ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा 2a, ये जो है ये ऊपर जाएगा 2a, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। और वही चीज मुझे देखने को मिली यहां पे कि जब भी हमारे डेंसर से रेयरर में वेव जाएगी तो जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होगा वो इंसिडेंट से ज्यादा होगा, वो इंसिडेंट से ज्यादा होगा। तो आई होप कि यार आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। 10 मिनट में मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि थोड़ा 10 मिनट से ऊपर निकल गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको कंप्लीटली जो है ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।